आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन, जो मदद करेंगे आपकी स्ट्रैटेजीज बताने में। लेकिन मार्केट के मूड को देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन हम निफ्टी में इस वक्त देख रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर लगातार तेजी के पोजीशंस ऐड होते हुए दिखाई दी है। निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट हो चला है, 25,400 के मौजूदा लेवल्स है। लेकिन निफ्टी बैंक अब 52,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 650 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार यहाँ दिखाई दे रहा है। 53,000 तक के लेवल्स पर नजर रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग। हालांकि एक बड़ा इवेंट आगे है ग्लोबल स्तर पर, जो कि फेड मीटिंग आउटकम है। एक्सपेक्टेशंस 50 बेसिस पॉइंट कट की हो रही हैं और 4 साल में पहली बार रेट कट को लेकर एंटिसिपेशन की जा रही हैं। उससे ठीक पहले निफ्टी में तो थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ऑल्दो आज निफ्टी के ना परफॉर्म करने के पीछे वजह निफ्टी आईटी इंडेक्स भी है, जो कि लगातार प्रेशर में है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने आज भी एक ठीक ठाक गिरावट देखी है। एसेंच्योर का इंपैक्ट हम निफ्टी आईटी इंडेक्स पर भी देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप्स में भी प्रॉफिट टेकिंग है। लगभग 0.25% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। अब ये गिरावट और बड़ी है, 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ अब डे लो पर आ चुका है मिड कैप इंडेक्स। तो ये रहा अब तक का कुछ खास एक्शन। लेकिन ब्रेथ भी मार्केट की नेगेटिव ही दिखाई दे रही है। 1528 स्टॉक से जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 888 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। ओशो से पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए टिल मार्केट क्लोजिंग। ओशो, पहले तो ये बताइए क्या राय रहेगी मार्केट्स पर बाजार बंद होने तक। निफ्टी बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी बैंक, किस तरीके का व्यू यहाँ से लेके चल रहे हैं? ट्रेडर्स तेजी के पोजिशंस वाइंड अप करें या होल्ड रखें अभी भी? वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द शो। सबसे पहले देखिए, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है एंड आज का पूरा ही मार्केट को बैंक निफ्टी अकेले ही संभाले हुए है। अप्रोक्सीमेटली 1.3% का अपसर्ज है। बट अभी अगर हम देखें, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 52,700, वो काफी डिसाइसिवली क्लोजिंग दिखाया है। अब हायर लेवल्स पे 53,100, जो कि इसका क्लोजिंग जोन है, प्रीवियस हाईएस्ट एवर क्लोजिंग जोन है, उसके पास थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अंडरटोन काफी बुलिश है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा कंटिन्यूएशन हायर लेवल्स पे दिखे, बट स्टिल एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कल का काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो पोजीशंस काफी लाइट लेकर के ही कैरी करें। और अंडरटोन बैंकिंग में काफी अच्छा है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज बैंकिंग के वजह से ही हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस है। एल्स निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन फेज में मार्केट दिखाई देता है। एज ब्रॉडर मार्केट का ब्रेथ भी थोड़ा नेगेटिव है, तो अभी हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच करना चाहिए। कल जब डिसीजन हो जाएगा, एफओएमसी मीट का आउटकम आ जाएगा, उसके बाद हमें सिंगल साइड के मूवमेंट्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय हुई इंडेक्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी ले लेते हैं। ओशो, बताइए कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर से ही बाई का रिकमेंडेशन है। ऑल्दो सारे काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें, जो नियर टर्म्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इज एयू बैंक। एयू बैंक में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रांग सस्टेनेंस है। 720 के आसपास करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो एयू बैंक को खरीद के चलने की राय बन रही है। इमीडिएट बेसिस पे नियरली 760 के टारगेट्स हम इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं एक्सपेक्टेड रहेगा कि 700 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सेकंड काउंटर थोड़ा सा डिफेंसिव है। नेस्ले में अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो नेस्ले में बाई का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे बाई करके चल सकते हैं। 2500, जो कि इसका 200 डे एसएमए है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड हायर लेवल्स पे नियरली 2660 के टारगेट्स हमें नेस्ले में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नेस्ले और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के दो ट्रेड्स आपके लिए रेकमेंड किए गए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 760 का आपको लक्ष्य लेकर चल रहा है, 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 721 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। दूसरी तरफ नेस्ले में भी खरीदारी का ट्रेड ले 2660 के लक्ष्य के लिए 2500 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन फटाफट से चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। हालांकि गिरावट हावी है इंडेक्स में, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट जहां पर तेजियां मंदी है वो एक एक करके आपको दिखाते हैं। इंडेक्स तो अब दिन के निचले स्तर पर आकर ट्रेड कर रहा है 0.25% की गिरावट के साथ। लेकिन शुरुआत करेंगे आईटी स्टॉक्स के साथ। आईटी में दिग्गजों में ही नहीं, मिड कैप्स में बिकवाली है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 7.5% नीचे, एम्फोसिस में 5.5% की गिरावट है। एल&टी टेक सर्विसेज भी 0.4% नीचे है। पर्सिस्टेंट सिस्टम में भी 0.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो फार्मा का भी मूड बिगड़ा हुआ है, 3% नीचे बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा में 3% की गिरावट है। लॉरस लैब 3.5% नीचे और कृष्णा मेडिकल यानी किम्स में भी 0.4% गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है इस समय। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर तेजी है, बजाज फाइनेंस पीएफसी में शॉर्ट कवरिंग है 2.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 4% ऊपर, चोला
इन्वेस्ट 1.5% ऊपर है। जुजीत फाइनेंशियल में 4.5% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। कुछ और छोटी पॉकेट्स जहां पर बाइंग है उसमें केमिकल स्टॉक से अल्काइल अमाइंस, फाइन ऑर्गेनिक्स, बालाजी अमाइंस, कैमलिन फाइन साइंसेज 8% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेज है उसमें मदरसन जहां पर खबरों का इंपैक्ट है, टोरेंट पावर 4.5% नीचे है, लिंडे इंडिया में 2% की तेजी और एंड्योरेंस टेक भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें पतंजलि फूड्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जेएसपीएल और अशोक लेलैंड है जहां पर 2-2.5% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन एक स्टॉक इनफैक्ट जो पूरा ही पैक है जिसमें एमसीएक्स, सीडीएसएल साथ साथ एक्सचेंजेस आते हैं, वहां पर एक रौनक देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर एमसीएक्स की इन पर्टिकुलर बात करें तो ये खबरों की वजह से मोमेंटम में है आज के कारोबार में, और वो वजह है मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट जहां पर उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक की यहां से री रेटिंग हो सकती है। क्या कहना है ब्रोकरेज फर्म का, क्या नए टारगेट्स है उनके एमसीएक्स पर, ये बताने के लिए कंचन हमारे साथ बनी हुई है। बताइए कंचन। जी, री रेटिंग के साथ साथ काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पे प्ले आउट हो रहे हैं, वो हाईलाइट किए गए हैं। अगर हम इस टाइम पे टारगेट देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय दी है और 6,500 का टारगेट कर दिया है। नए प्रोडक्ट से वॉल्यूम ग्रोथ पे खासा फोकस है कंपनी का इस टाइम पे, साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शन और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इस टाइम पे कंपनी की कहीं ना कहीं पाइपलाइन में है। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन देखें तो उसके बढ़ने से भी ग्रोथ में अच्छा खासा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। एफपीआई की तरफ से जो सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव नोट पे है और इस टाइम पे 100 से ज्यादा एफपीआईज हैं जो काउंटर पे कॉन्टिन्यूसली एक्टिव है। मोर ओवर फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 में अगर हम रेवेन्यू एबिटा देखें तो वहां पे हमें 31% और साथ ही साथ 154% का एक अपसाइड देखने की उम्मीद है और प्रॉफिट में भी करीबन 119% का हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रह रही है एमसीएक्स पर। शुक्रिया कंचन रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स बताने के लिए। कोई एक व्यू ले लेते हैं ओशो से एमसीएक्स पर, और इनफैक्ट एमसीएक्स के साथ बाकी स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें सीडीएसएल है, बीएससी है। यहाँ पर एक शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। हालांकि खबरें और भी हैं जो बाकी इस पूरे ही स्पेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। आपका क्या व्यू है ओशो, बीएससी लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल इन स्टॉक्स पर? सारे ही काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी है एंड अभी तेजी के साथ ही चलना चाहिए। मेजर काउंटर्स लाइक कैम्स, सीडीएसएल, इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट आया है, सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसमें ज्यादा मेजर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगेन बीएससी एंड एमसीएक्स में देखें तो पिछले 3 दिनों में वॉल्यूम के साथ स्पर्ट है, तो यहाँ पे हमें अभी भी मोमेंटम के साथ ही चलना चाहिए। हायर लेवल्स पे और भी टारगेट एक्सपेक्ट हो सकता है, सो ट्रेल करते रहना चाहिए अपने प्रॉफिट्स को हायर लेवल्स पर। ओके, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब यहां से रुक करेंगे कुछ खबरों का। सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री आशा स्कीम को जारी रखने का और इसका दायरा बढ़ाने का मंजूरी दे सकती है। इसके तहत सभी दालों और तिलहन को एमएसपी पर खरीदने की योजना है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा मौजूद है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पीएम आशा स्कीम के तहत सरकार मार्केट में इंटरवेंशन करती है। जब भी दालों या फिर तिलहन का दाम अगर वो एमएसपी से नीचे जाता तो सरकार खरीदारी करती है। अभी इसका बजट करीबन 40,000 करोड़ रुपए का है। सरकार इसको बढ़ा करके 45,000 करोड़ रुपए कर सकती है। दूसरा ये कि अभी सरकार करीब 25% तक की खरीदारी तिलहन की करती है, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके 40% कर सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा कदम लिया जाएगा। अभी जो बेचने की सीमा है वो 90 दिन के आसपास रखी जाती है, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके 120 दिन करेगी, तो किसानों को इससे सारा फायदा पहुंचेगा। जब भी किसी भी तिलहन का या दालों का एमएसपी से दाम नीचे जाएगा तो सरकार उसके अंदर इंटरवेन करेगी। खासतौर पे कि सरकार ये चाहती है कि हम दालों के अंदर और एडिबल ऑयल के अंदर हम आत्मनिर्भर बने, तो सरकार इसके लिए सारी पीएम आशा स्कीम के अंदर ये बदलाव करने जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि सोयाबीन के दाम एमएसपी से नीचे गिर गए थे, तो सरकार ने किसानों से एमएसपी के ऊपर एमएसपी पे खरीदने का फैसला किया था। 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अंदर एमएसपी पर खरीदारी करने का फैसला किया गया था। तो सरकार अब इसको इन कंटिन्यूएशन में बढ़ाते हुए, इसका बजट बढ़ाते हुए और इसका दायरा जो है वो भी बढ़ाएगी। ओके, शुक्रिया असीम एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताने के लिए। तो इंपॉर्टेंट खबर किसानों के हिसाब से अब जो आशा स्कीम है वो कंटिन्यू रहेगी।
और आपको बता दें, मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। महंगे टोल पर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा कि टोल से नई सड़कें बनती हैं, अच्छी सड़कों से लोगों का पैसा बच रहा है और सर्विस मिल रही है, तो इसके बदले पैसे देने में दिक्कत क्या है। बीच में सोशल मीडिया पे काफी चला कि जितना सड़क बनाने में जरूरत पड़ती खर्च हुआ उतना वसूल लेते हैं, उसके बावजूद उससे कई ज्यादा गुना जो है वो टोल टैक्स वसूला जाता है। तो ये एक बात तो ऐसी है कि कश्मीर में 2 लाख करोड़ का काम करें वहां थोड़ी टोल मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम हो रहे वहां थोड़ी टोल मिलता है। टोल मिलता है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी में उतना टोल नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है वो दूसरे रोड जहां वायबिलिटी नहीं वहां खर्चा करते हैं। हमारा टोल का पैसा सरकार के किटी में, गवर्नमेंट किटी में, फाइनेंस मिनिस्टर में जमा होता है और बजट से घूमकर फिर हमारे पास आता है। तो ये देखिए, आज अगर हम बजट पे डिपेंड करते हैं तो ये नहीं होता। दूसरा, टोल ये कोई दंड नहीं है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको 9 घंटे लगते थे, आने वाले जनवरी से आप 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, आप 4 घंटे में जाओगे। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से आप मुंबई 48 आवर्स लगते थे, अब 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। कश्मीर अपना चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब समय बचता है तो गाड़ी भी कम चलती है। मुंबई से पुणे जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे हुए, तो 5 घंटे का पेट्रोल नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, वो सेविंग है। और दूसरी बात, हम इतने काम करेंगे तो पैसे इतना तो बजट से हो नहीं सकता, इसलिए ये आखिर देश के लिए खर्चा होता है। दूसरी बात, आपने घर लिया कैश पेमेंट पे, उसकी कीमत 2.5 लाख है, और घर जब आपने 12 साल में 15 साल में पैसे वापस किए तो ब्याज सहित उसकी कीमत जाती है 8 लाख करोड़। तो क्या ये वो 2.5 लाख का 8 लाख करोड़ पर ऐसा होता है क्या? ब्याज होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से होता है। आज तक एक भी करप्शन का चार्ज हमारे ऊपर नहीं आया। और उसमें मेंटेनेंस भी, जिस रोड की बात की, उस रोड पर पुराना डीपीआर गलत था, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, परिस्थितियां बदल गई, जो पुराने काम थे उसको नहीं। अभी ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर 4 फ्लाईओवर मैंने बनाया, गुड़गांव का अंडरपास बनाया, ये कहाँ पार्ट का प्रोजेक्ट का पार्ट था? ये तो सरकारी पैसे से बनाया। अब पूरे जगह पर पूरे पैकेज नए रोड बना रहे, 4 लेन का 6 लेन कर रहे हैं, अब नए नए फिर ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसमें सुधार भी हो रहा है। और इसलिए ये पैसे का उपयोग ये किसी के प्राइवेट कंपनी को नहीं जाता। तो ये आपने सुना कुछ खास कॉन्वर्सेशन नितिन गडकरी के साथ, और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो हुआ आम लोगों के हिसाब से, वो आपने सुना। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से क्विकली एक नजर डाल लेते हैं स्पेशली बैंक निफ्टी पर, जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और फोकस आज के कारोबार में बना हुआ है इंडेक्स वाइज। और निफ्टी इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हैं। निफ्टी में जो गिरावट आई है या फिर ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, उसमें थोड़ा क्रेडिट निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी जाता है, वहां भी प्रेशर है। लेकिन निफ्टी अब 25,500 के लेवल्स पर जो रेजिस्टेंस था वहां से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी तो दिन के निचले स्तरों पर है ही, 3.25% गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड, लेकिन निफ्टी अब लाल निशान में फिसलते हुए बैंक निफ्टी ऑल्दो अपनी स्ट्रेंथ को इंटैक्ट रखे हुए है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधुबन सर, प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच मुकाबला है। दिखाते हैं आपको फिलहाल रिटर्न की स्थिति। हरीश लीड कर रहे हैं 4% के रिटर्न के साथ, मधु बंसल 1% के रिटर्न के साथ दूसरे पायदान पर है, और कपिल शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न कर रहा है और रिटर्न्स है -8% के आसपास के। तो ये रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। आज तीसरा दिन है, शुक्रवार को विनर की अनाउंसमेंट होगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के इस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे जेबीएम ऑटो के एमडी और वाइस चेयरमैन निशांत आर्या से। नमस्कार।